वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज 18 दिसंबर 2021 और 18 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरी बार। श्रेयसी सिंह ने दूसरी बार ये स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है और आपको ये ध्यान रखना 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का ये पहला पदक था इनका। कुल मिला के 2 स्वर्ण पदक बिहार के लिए अब तक इन्होंने अपने नाम किया है और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जब आप लोग लिखते हैं तो सभी चीज़ों को समग्र रूप में वहाँ पर लिखें। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले जैसे कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई ऐसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसे तैयार करते हुए पूर्ण सावधानी बरती गई और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उन सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये तमाम मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे नोट्स जो है आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर जो पहले क्विज होता था डेली बेसिस पे उसको अब बीपीएससी मेकर ऐप पर ट्रांसफर किया गया। वो अब भी निःशुल्क है और तब भी निःशुल्क ही था, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के पहले प्रश्न पे, एक एक करके मैं आपको तमाम प्रश्न बताऊंगा यहाँ पर और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यानी कि जितने भी राज्य में जो कोरोना टेस्टिंग हो रही है उनमें से जो सर्वाधिक कोरोना टेस्टिंग करने वाला राज्य है तो उस राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा है। यहाँ पर कंडीशन ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग हो रही है उनमें से शीर्ष राज्य पर अपना बिहार है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बातें अभी हाल ही में सामने आई थी। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 772 स्वास्थ्य परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास करते समय यह साझा किया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना वायरस की जांच की जा रही है उनमें सबसे अधिक जांच बिहार में कराई जा रही है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य में 772 स्वास्थ्य परियोजना को ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है इसी दौरान हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जमुई में मेडिकल कॉलेज समेत 1919.95 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया और इसके अतिरिक्त टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का भी शुभारंभ इसमें किया गया। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। टॉयलेट क्लिनिक क्या है, कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था, इसके तहत क्या कार्य होंगे तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतलाया था। ये प्रत्येक चीज़ों को यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये सारे छोटे छोटे फैक्ट जरूर हैं और इसे आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अब यहाँ पे हम आज गए हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ कब से किया गया, तो 14 दिसंबर 2021 के मतलब 21 से इसका शुभारंभ किया गया और इस सेवा का शुभारंभ करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार की अगर बात किया जाए तो इस सेवा का शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य है। और स्मार्ट कार्ड में रक्तदाताओं के नाम, जन्म तिथि, पूरा पता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल ऐप और उनका मोबाइल ऐप नहीं बल्कि मोबाइल नंबर और उनका फोटो भी रहेगा। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना, इसके तहत कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड के माध्यम से तमाम चीज़ें पता चल सकती है और किसी जरूरतमंद की यहाँ से हेल्प हो सकती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में इस तरह का पहल किया गया और इसी पहल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। और हमने एक प्रश्न आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सफल कफल अभियान की शुरुआत की गई है। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखें, इस तरह के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में यह पहली बार कह सकते हैं पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखने के लिए सीएम यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान रखना, पहली बार भारत में अगर बात करें तो भारत में पहली बार ऐसा व्यवस्था किया गया है बिहार में। और इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखी जाएगी। यही उसका उद्देश्य है, जिसके उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है कि पूरे प्रदेश यानी कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखी जाए। और आने वाले दिनों में बिहार के सभी अस्पतालों को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में सरकार के द्वारा की गई है। और यहाँ पे हमने इसी प्रश्न के बारे में कुछ चीज़ों को और ऐड किया है। यह देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों सहित डाटा की निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें ध्यान रखिए, ये इस तरह का पहल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है फिलो ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार शिक्षा विभाग ने फिलो ऐप को प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है। ये लॉन्च अभी हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। हमने यहाँ पर इसी के बारे में कुछ पॉइंट को और लिखा है कि इसके जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के सभी विषयों के डाउट क्लियर किए जा सकेंगे, किंतु इस ऐप के जरिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ही डाउट क्लियर करेंगे। ऐप के माध्यम से 11वीं और 12वीं के सभी विषयों का डाउट क्लियर किया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जिनको मतलब किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में अगर कोई डाउट होता है तो इस ऐप के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के द्वारा डाउट क्लियर कराया जाएगा। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में कुछ चीज़ों को और लिखा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का मुजफ्फरपुर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा की यहाँ पे बात आई है तो शिक्षा के बारे में हमने एक पॉइंट लिखा है कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, तो उसमें से अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में यह रिपोर्ट था और जिनमें कि बिहार का मुजफ्फरपुर जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि अगर हम बात करें तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर, तो इसमें तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः बिहार का औरंगाबाद, बिहार का बांका और बिहार का शेखपुरा जिला को ही जगह मिली है। जबकि अगर हम बात करें पहले स्थान की, तो झारखंड का दुमका जो जिला है ये पहले स्थान पर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रथम 5 यानी कि टॉप 5 में ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, टॉप 5 में बिहार के 4 जिले हैं, जिनमें कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर बिहार का जिला कायम है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ बातें ऐसी है जो कि मैं आप लोगों के साथ मजबूरन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको भी जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जब ये सीरीज स्टार्ट हुआ था बिहार करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं या फिर सारे करंट अफेयर्स बताता हूँ, तो कुछ ऐसे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कह सकते हैं बहुत बड़े हैं। तो वैसे लोगों की आंखों में ये सीरीज बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। आए दिन मुझे मैसेज मिलता रहता है उसके एजेंट से, और ये सीरीज को बंद करने की धमकी मुझे आए दिन मिलता रहता है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया था इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए, दुख वाली बात यह है कि ये सारा जो कंटेंट आप इस चैनल के माध्यम से देखते हैं या फिर जो आपको प्राप्त होता है एप्लीकेशन के थ्रू, ये सारा का सारा हमारा है, हमारे द्वारा ये तैयार होता है और यहाँ पर कह सकते हैं इसका कॉपीराइट हमारा है। दूसरे चैनल का यहाँ पर कोई भी कंटेंट को नहीं दिया जाता आपको। इसके बावजूद भी उसकी आंखों में चुभता है और इसका अपोज करते हैं, जिससे कि मतलब कह सकते हैं इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि उसका बिजनेस को मतलब कह सकते हैं भारी लॉस हो रहा है। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है और बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब कह सकते हैं चार्ज करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, जिस कारण से इसको बंद करने की मतलब कह सकते हैं ऐसी बातें मुझे आए दिन सुननी पड़ती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग से ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी मेकर चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को ये मतलब कह सकते हैं समग्र विश्लेषण सहित जो करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, हो सकता है आने वाले दिनों में बीपीएससी मेकर चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल ही ना हो। तो ऐसे में मुझे आपकी सख्त जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार इसको बंद किया जाए। तो ऐसे में एक विकल्प बचता है कि जो मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वहां पे हमारी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती तो वहां से हम लोग बहुत सारा मतलब कह सकते हैं आवाज़ उठा सकते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में कई सारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी कह सकते हैं आपदा आई है, तो ऑडियंस के बल पे ही उस यूट्यूब चैनल को वापस लाया गया। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतलब अपना अकाउंट है या फिर आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होगा कि आप लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करें। जो लोग ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लोग हमें सच में मानते हैं, जो लोग हमें समझते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन आपका मुझे ज़रूरत पड़ सकता है। तो आपके मतलब सहयोग से, आपके
प्यार से इसे वापस लाने में मतलब इसे सक्षम बनाया जा सकता है। तो ये डर सभी को होता है, अगर ये टूट गया मतलब कह सकते हैं ये जो मतलब कह सकते हैं संबंध है हम और आपके बीच, जो ये बीपीएससी मेकर ही इसका कह सकते हैं एक जरिया है, और ये चेन अगर टूट गया तो हमारा और आपका लिंकअप टूट जाएगा। तो इसीलिए बस इतना आपको करना है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खास करके ट्विटर जैसे, तो वहाँ पे आप लोग हमें बेशक फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न कि हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना तय कर दिया है। अभी हाल ही में मतलब ये घोषणा किया गया, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की वृद्धि दर का, तो 2021-22 जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है, इसके अनुसार ये 9.7 निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि एशियाई विकास बैंक ने 3 महीनों में दूसरी चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। यानी कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 9.7% इसका कह सकते हैं जो आंकलन है, ये 9.7% है। एशियाई विकास बैंक की बात आई है तो एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास और सुगमीकरण के लिए की गई थी, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। ध्यान रखिएगा कल ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि और भी कई सारे संस्था है, कई सारी संस्था के द्वारा भारत का आर्थिक विकास दर का अनुमान किया गया है। ये सारी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी कई बार दिया है। अब यहां पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अध्यापकों के लिए मंदारिन भाषा अनिवार्य कर दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है आपके लिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है मंदारिन भाषा को अनिवार्य अभी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि चीन की सरकार ने मंदारिन भाषा को अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया है, और चीन की इस भाषा को केवल 40% चीनी नागरिक ही बोलना जानते हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो चीन की इस भाषा यानी कि मंदारिन भाषा को केवल 40% ही चीनी नागरिक बोलते हैं या फिर बोलना जानते हैं। इसलिए इसे अब बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य कर दिया जाने का घोषणा किया गया चीन सरकार के द्वारा। अब इसके तहत कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसके तहत चीनी अध्यापकों के लिए मंदारिन की मानक परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, और उन्हें न सिर्फ भाषा बोलनी आनी चाहिए बल्कि वो ऑनलाइन भी इस भाषा में काम करने में सक्षम हो या फिर सक्षम होने चाहिए। अब यहाँ पे बात आई है चीन की, तो चीन से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था। तो हाल ही में चीन ने अपना जुरोंग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर भेजा है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है मंगल ग्रह की, तो आपको ध्यान रखना है मंगल जो ग्रह है ये सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है, और ये लाल ग्रह कहकर इसे संबोधित किया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पे ग्रह की चर्चा हुई तो एक प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो सौर मंडल का जो मुखिया है, कह सकते हैं सूर्य सौर मंडल का मुखिया, और दूरी के अनुसार इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम है, तो ये सही क्रम से कई सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे एकदम से इसी तरह से फ्लो में याद रखिए। जो सबसे नजदीकी ग्रह यह है बुध। पहले आता है बुध, फिर शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इसका सही क्रम है। इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नए क्षेत्रों में अपना संबंध विकसित करने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया गया है, और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारत ने या फिर भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंध नए क्षेत्र में विकसित करने की घोषणा की है, और यह क्षेत्र तकनीकी व आर्थिक सहयोग के होंगे। यानी कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में नए संबंधों को विकसित करने की घोषणा की गई है। और यहाँ पे बात है यूएई की, तो यूएई के बारे में हमने 2 पॉइंट को लिखा, दोनों के दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं, और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात है, और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया है। यानी कि 2021 का राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि लद्दाख में सेना के जवानों को ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा चालित मोबाइल तंबू या फिर सोलर बैरक बनाने वाले सोनम वांगचुक के
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर 14 सितंबर नहीं बल्कि 14 दिसंबर 2021 को दिया जाएगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले, ये पहले का घटना है, कुछ दिन पहले जो सोनम वांगचुक, आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, तो सोनम वांगचुक के द्वारा ही लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों को बचाने के लिए एक सोलर ऊर्जा चालित मोबाइल तंबू बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, न्यूज़ समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए अभी हाल ही में सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा और ये 14 दिसंबर 2021 को ये सम्मान दिया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नवे प्रश्न पे। हमारा नवा प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देख के एक क्लू निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना, पेरिस की चर्चा हुई है और पेरिस से रिलेटेड एक प्रश्न है जो कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और आप लोगों ने प्रीवियस वर्षों के अगर प्रश्नों को देखे हैं तो ये प्रश्न आपको याद होगा। पेरिस जो बसा हुआ है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं ये सीन नदी है। और प्रश्न आपसे पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे होगा। तो यहाँ पर आप ये श्योर हो सकते हैं इस विकल्प के आधार पर, ये पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन सीन नदी के किनारे होगा, क्योंकि पेरिस सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह से भी प्रश्नों की आपको समीक्षा करनी चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पर, और इस प्रकार से आप प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में हमने विस्तृत चीज़ों को लिखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जो होगा ये समारोह अनूठा समारोह होगा। दरअसल यह पेरिस में सीन नदी के किनारे होगा और ओलंपिक के इतिहास में यह अनूठा समारोह होगा जिसे कि नदी के किनारे हजारों लोग निःशुल्क देख सकेंगे। ये आपको ध्यान रखना, पहली बार ऐसी पहल की गई है ओलंपिक समिति के द्वारा। और इस समारोह की शुरुआत 26 जुलाई 2024 को होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2024 में पेरिस में ये ओलंपिक होना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस समारोह की शुरुआत सभी 200 टीमों के खिलाड़ियों की परेड से होगी, जो कि आमतौर पर आखिर में आयोजित की जाती है। जो खिलाड़ियों की जो परेड होती है आमतौर पर आखिर में आयोजित होती है टूर्नामेंट के या फिर ओलंपिक के, लेकिन यहाँ पर इस मतलब कह सकते हैं ओलंपिक में पहले ही ये आयोजित होगी। और यहाँ पे हमने आईपीएल कहते हैं, हमने यहाँ पर ओलंपिक के पिछले संस्करण की चर्चा की है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक का पिछला संस्करण बीता है, ये हाल ही में ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में 2021 में किया गया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि भले ही ये 2021 में ओलंपिक का आयोजन हुआ, लेकिन ये जो टोक्यो ओलंपिक था ये 2020 का संस्करण था। कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी हुई थी, कोरोना संक्रमण महामारी के कारण इसमें देरी हुई, जिसे कि एक साल इसमें डिले किया गया, एक साल इसमें देरी हुई, जो कि वर्ष 2021 में ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। और यहाँ पर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 से 90 प्रश्नों का एक वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया था, जहां पर मैंने समग्र जानकारी दिया था। ओलंपिक का इतिहास से प्रश्न थे और 2021 वाला जो ओलंपिक था उससे भी कई सारे प्रश्न वहां पे मैंने आपको एकदम से विस्तार से बताया। वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल पे आप विजिट कीजिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें हमने सिर्फ टॉपिक वाइज चीजों को ही ऐड किया। जो टॉपिक स्टडी है उसको आप वहां पर जाकर के उस सीरीज के तहत जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं उसको वहां पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कह सकते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट आपको सीखने को मिलेगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सभी चीजों को हम लोग एकदम से विस्तार से देखते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे कि आमतौर पर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में इनके कार्यकाल के बारे में लिखा है कि वे 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक देश के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री रहे थे। और उनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है उन्हें भारत का एकीकरण कर्ता कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि उन्होंने भारतीय संघ में सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस वजह से इन्हें भारत का एकीकरण कर्ता कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का बुक अभी हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ। इस बुक में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर बुक अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया, आप वहाँ पर जाइए और इस बुक को परचेज कीजिए। अब यहाँ पर इसके अलावा जो ये अगला आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक है, जो कि बिहार में अब तक जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुए विगत 28 वर्षों में, तो उनमें से सभी प्रश्नों का लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वे सारे प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में इसमें मतलब कर सकते हैं सम्मिलित किया गया है। और इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपको मिल रहा है। आपको ध्यान रखना ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है और आप ये जान सकते हैं कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। और आपको ये ध्यान रखना, ये इसमें जो 2500 प्लस प्रश्न है ये सारे के सारे वन लाइनर है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल का सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीना नायर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल का सीईओ नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है लीना नायर। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में हमने लीना नायर से संबंधित कुछ चीज़ों को लिखा है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो लीना नायर ने 30 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रबंधन समिति में पहली महिला बनी थी। यानी कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रबंधन समिति थी उनमें पहली महिला सदस्य बनी थी ये लीना नायर। और हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल कुछ हफ्ते पहले अमेरिका स्थित सोशल मीडिया ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त होने के कारण चर्चे में थे। आपको ध्यान रखना कि अभी वर्तमान में ट्विटर के जो सीईओ है ये है पराग अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना। इसकी जानकारी मैंने आपको एकदम से विस्तार पूर्वक दिया था। हमारा यहाँ पे अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, जो राजकीय यात्रा जो होता है यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर है। जब ये इसकी घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब यहाँ पर ये मतलब कर सकते हैं यात्रा के दौरान पे, तो यहाँ से कुछ चीज़ें और भी है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की शुरुआत की है और वे ढाका में बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, ये जो दौरा है ये राजकीय दौरा 15 से लेकर के 17 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि ये 3 दिवस है, 15, 16 और 17 दिसंबर का ये दौरा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बांग्लादेश विजय दिवस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के या फिर भारतीय सशस्त्र बलों से 122 सदस्यीय त्रिसेवा दल शामिल होगा। ये आपको ध्यान रखना, भी हाल ही में बांग्लादेश 50वें विजय दिवस समारोह मना रहा है जिसमें कि भारतीय सेना भी इसमें शामिल हो रही है। और इस विजय दिवस समारोह या फिर इस वर्ष विजय दिवस समारोह बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद रामनाथ कोविंद की पहली विदेश यात्रा है जो कि बांग्लादेश के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022, ये महोत्सव का नाम है कलरव, का आयोजन बिहार के किसी जिले में किया जाएगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना था, मैंने आपको बताया था। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लिख सकते हैं। इसका पहला संस्करण यानी कि पहला पक्षी महोत्सव 2021 या फिर 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करके चीज़ों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।